ये जो लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, क्या आपको ये पूरी प्लान का अंजाम ये दिख रहा था, या फिर एक बहुत बड़ी आगे की साजिश है जिसको नाकाम करना है, क्योंकि एक के बाद एक नाम जुड़ते ही जा रहे हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल श्वेता जी, आपके प्रारंभिक संबोधन में और अभी आपने जो रिमार्क्स दिखाए, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में सबके तार इन्हीं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं ये कैसे जुड़ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभी ये डॉक्टर निसारुल हसन का नाम आ रहा है। ये 21 नवंबर 2023 को बर्खास्त हुए थे अनुच्छेद 311 में, जिसमें किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इनका समरी डिसमिसल हुआ। अल फलाह ने इनको रिक्रूट किया। अब आपके सवाल लाल किले ही में क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, भीड़ भाड़ वाला स्थान है। अब भारत की आन बान और प्रतिष्ठा का मस्तक है लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री हर वर्ष संबोधन करते हैं। तो एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लास्ट भीड़ भाड़ वाले स्थान में 6:48 पे गाड़ी रुकी, 3 घंटे पार्किंग लॉट में रुकने के बाद 6:48 में निकलती है और 6:52 पे ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बारे में 2 थ्योरीज हैं कि ये गलती से लगता हो गया क्योंकि ये करना चाहते थे कुछ विलंब से और किसी और वांटेज पॉइंट पे। ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, लेकिन जो आपने बात कही है इसमें तार्किक बल है कि वाई रेड फोर्ट, क्योंकि रेड फोर्ट ऐसा है, दिगंबर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और इस तरीके के आइकॉनिक पूजा स्थल वहां पर है, गुरुद्वारा वहां पर है। तो श्वेता जी, अगर यहाँ ब्लास्ट हो जाता और उनके हिसाब से लोकेशन और टाइम मिल जाता, कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी, इसकी वो कल्पना से बाहर है। ये मेरा निवेदन था जी। यशवर्धन सर, फिर आगे क्या अप्रोच हम देख रहे हैं? ये पूरी जांच चल रही है, सब कुछ है, जैसा हमने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो केवल तब तक हम रोक रहे हैं जब तक पाकिस्तान मतलब संभला हुआ जब तक रहे। एक तरफ ख्वाजा आसिफ की तरफ से हम बातें देख रहे हैं, भारत इन्वेस्टिगेशन के बिना कोई भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन आगे क्या और कैसे अप्रोच होना है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वहां के जो रक्षा मंत्री हैं एक बहुत उच्च दर्जे के मस्खरे हैं, कॉमेडियन हैं। जब आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने ऐसी बातें की थी कि सारा संसार हंस रहा था उन पे, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि ड्रोन के अटैक किधर से हुए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो उनकी बातें तो हमें छोड़ दें, लेकिन ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। सवाल ये है, मैं ये चीज जरूर कहूंगा श्वेता, कि इस बार पहली बार मैंने देखा है कि इस गंभीर आतंकवादी घटना के बाद भी सरकार ने भी बड़ा एक परिपक्व तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है, और ऑपोजिशन ने भी बहुत अच्छी तरह से शांति रखी है, किसी तरह का लांछन नहीं लगाया है। और मैं समझता हूं जब ऐसी गंभीर आतंकवादी घटना होती है तो ऐसा ही परिपक्व रिएक्शन हम देखना चाहते हैं दोनों तरफ से। होम मिनिस्टर्स स्पॉट पे गए, हॉस्पिटल पे गए, दूसरे दिन मीटिंग लेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने संतुलित बयान दिया, होम मिनिस्टर ने भी संतुलित बयान दिया। पहले हमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है कि ये इस पे इसका मार्का लगा है, जैशे का लगा है या फलाने का लगा है। ये सही है कि जैशे मोहम्मद के पोस्टर छप रहे थे, लेकिन जब तक नहीं सारे तार जब तक नहीं जुड़ जाए तब तक हम इसको बिल्कुल ही अंदरूनी तरीके से करें, एनफोर्सेस एजेंसी करने दें। अभी हमें सारे सूत्र, जितने भी हैंडलर्स, सेलर्स, कुरियर्स, रनर्स हैं, उनको पकड़ना है। जो डॉक्टर्स और इन्वॉल्व हैं कॉन्स्पिरेसी में, उनको पकड़ना है। उसके बाद इनके हैंडलर्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं समझता हूं कि हमारे पास फोन्स वगैरह सारे आ गए होंगे, उससे काफी हमें चैट्स वगैरह भी उससे मिलेगी। फिर हम एनक्रिप्टेड मैसेजेस फिर वो निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इसकी फंडिंग, प्लानिंग, और उसके बाद हम ही किसी तरह का ये बताएंगे ताकि पूरे वर्ल्ड को विश्वास हो कि हाँ, इन्होंने यहां से किया। ये सवाल अब ये इररिलेवेंट है कि पाकिस्तान क्या कहता है। जब भी हम चाहें हम कर सकते हैं कुछ भी कार्रवाई, और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन हम जब तक नहीं इसके बारे में एक गंभीर आरोप लगाएंगे पूरी पुष्टि के साथ, तब तक उसके पहले हम कुछ ये नहीं देंगे, स्टेटमेंट नहीं देंगे। और ये बड़ी अच्छी बात हुई है इस बार। डॉक्टर विक्रम सिंह, जिस तरह से एक जब हमला इस तरह का होता है, जब एक धमाका ऐसा होता है, तो केवल उस जगह का ये निशाना नहीं है, बल्कि हम देखें कि एक पूरा दौर जिससे आगे दिल्ली और देश के बाकी शहर निकल चुके थे, जहां पर एक डर रहता था कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। हालांकि लोगों की सतर्कता, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सरकार की प्रतिबद्धता के साथ वो दौर हमने पीछे छोड़ा। आज की तारीख में जब हम ऐसी तस्वीरें अपने सामने देखते हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में निकलते थे,
आज भी वापस जब वो एरिया शुरू होगा तो मेरा यकीन है, क्योंकि अभी भी चांदनी चौक के वो हिस्से जो वापस खुल चुके हैं वहां पर लोग निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, शादियों का समय है, लोग निकल रहे हैं मार्केट्स में, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास है कि एक घटना हुई है, उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियां हरकत में है। लेकिन एक जो ये एजुकेटेड लोगों का जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, ये कितना बड़ा खतरा है? श्वेता जी, बड़ा माकूल सवाल आपने किया है। यह केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ज्वलंत समस्या है। सिंगापुर ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो हमारे जो आरोपी हैं इस वक्त, इनके बारे में बताया जाता है कि शोपियान, मेवात, फरीदाबाद, ये एक नॉन जिहादी माइंडसेट के मौलानाओं के साथ इनका संपर्क था। और जो संपर्क था इन मौलानाओं से, तो उसका एंड प्रोडक्ट भी आपने देखा होगा कि जैसी होगी संगत वैसा होगा अंतिम परिणाम। तो इनका जब इस तरीके के मौलानाओं के साथ निरंतर ब्रेन वॉशिंग हुई, इनके जिसको कहते हैं कि ब्रेन की वायरिंग बदली गई, तो श्वेता जी, ये जो डॉक्टर्स थे ये सब जिहादी बन गए। और ये जो महिला डॉक्टर लखनऊ वाली है, शाहीन शाहिदा, ये भी एक बिल्कुल जिहादी हो गई थी। और जबकि प्रयाग मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, पब्लिक सर्विस कमीशन से पास करके फैकल्टी बनी पैथोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, लेकिन अंततोगत्वा वो गलत सोहबत में आ गई, तलाक देगी पति को। तो ये जो माइंडसेट है, अब डी रेडिकलाइजेशन एक बहुत आवश्यक कार्य है। और जो बेस्ट ब्रेन्स है, जेसिका स्टर्न एक बहुत उत्कृष्ट प्रोफेसर है हार्वर्ड की, उन्होंने कहा डी रेडिकलाइजेशन एक अनिवार्यता है, अब विकल्प नहीं है। ये जहां जहां आप देखें कि भाव भंगिमा बदल रही है, प्राथमिकताएं जीवन की बदल रही हैं, वेशभूषा और आवरण पहला उसका इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति अब रेडिकलाइज हो रहा है, तभी प्रिकॉशन और इंटरवेंशन आवश्यक होता है। जी जी। वैसे सूत्रों की से बड़ी खबर आ रही है हमारे पास कि जिस लाल रंग की गाड़ी इको स्पोर्ट्स गाड़ी के नाम से अलर्ट जारी हुआ है, वो भी उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद ने ही खरीदी थी। ये गाड़ी कहाँ है अभी कुछ पता नहीं है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, देखिए श्वेता, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एड्रेस दिया था उमर मोहम्मद ने इस इको स्पोर्ट्स कार को खरीदने के लिए, और उस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर पर कल दिल्ली पुलिस ने रेड्स की है। वो एक मदरसा संचालक का घर है और आज तक की टीम फिलहाल उस घर पर मौजूद है। हमने मदरसा संचालक से बातचीत भी की, मौलाना मौलवी तसव्वुर, उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम ने रेड की थी। चूंकि जो इको स्पोर्ट्स कार है उसका जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो हमारे घर का ही है, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने रेड की। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ उमर मोहम्मद या फिर उमर नबी नाम का कोई शख्स कभी रहा नहीं। तो इस मामले में भी फर्जीवाड़े का मकसद क्या, इस कार का इस्तेमाल किसी आतंकवादी घटना में तो नहीं करना था। पहले भी i20 कार जो खरीदी गई थी उसको कई बार खरीदा बेचा गया था और ऑनर तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब ये नई जानकारी आई है कि जो उमर नबी एलियस उमर मोहम्मद है, उसके पास एक इको स्पोर्ट्स कार थी, उस कार की तलाश की जा रही है। लेकिन जब आज तक ने तहकीकात की तो ये जो कार है ये फर्जी एड्रेस पर खरीदी गई थी। उस फर्जी एड्रेस पर आज तक की टीम पहुंच गई है। हमने उस एड्रेस के जो ऑनर है उनसे बातचीत की। वो घर एक मदरसा संचालक का है और उसने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रेड की, मुझसे पूछताछ की, लेकिन यहाँ पर इस घर पर कोई उमर मोहम्मद नहीं रहता था। फर्जी एड्रेस पर ये कार क्यों खरीदी थी, ये सवालों के घेरे में है। यशवर्धन जी, इसीलिए ये भी बड़ा सवाल उठ जाता है कि बहुत सारी चीजें, मतलब सामान्य व्यक्ति अगर कोई चीज करने जाता है इतनी पड़ताल होती है, लेकिन अगर इस तरीके से आज भी संभव हो पा रहा है कि फर्जी चीजों को लेकर जहां पर सब कुछ डिजिटाइज होकर कनेक्ट हो रहा है, तो ये लूपहोल्स भी अब खत्म होने हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि इससे इतनी सारी समस्या हो रही है और पुलिस के लिए समस्या हो रही है। ये जो रजिस्ट्रेशन में फर्जी एड्रेस देते हैं ना ये गाड़ी में ही देते हैं, ये मोबाइल्स में भी देते हैं और इसके कारण काफी लोग ये सफर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस केस में तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि डॉक्टर उमर जो है गाड़ी डॉक्टर शाहीन की इस्तेमाल कर रहे थे इन पर्पस के लिए, और अपनी जो गाड़ी कहीं और पे लगा रखी होगी ऐसी ही किसी आतंकवादी गतिविधि में। तो मैं समझता हूं कि इसको खोजना बहुत ही जरूरी है और मेरे ख्याल से अब ये भी जरूरी है पता लगाना उस गाड़ी में कि बाकी जो 3 व्यक्ति थे उसमें से जो 2 व्यक्ति हैं
वो कहाँ गए उस स्पॉट से, क्योंकि वहां पे ये जानकारी पहले ऐसी मिली थी। तो कई ऐसे तार जुड़े हैं इस घटना के साथ। एक चीज बताना चाहूंगा रेडिकलाइजेशन के बारे में, जो आपने पूछा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, रेडिकलाइजेशन जो है, आपने देखा होगा, एजुकेटेड लोगों को आकर्षित करना ये आईसिस भी कर रही थी इंटरनेट के जरिए, और उसी के द्वारा उन्होंने केरला से पढ़े लिखे लोग भी बुलाए थे, जो कि उनके मैदान में कुछ खेत भी रहे थे और कुछ भाग कर वापस आ गए थे डरने के बाद। और जब उनका इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने बताया था कि हम बिल्कुल उनके इंटरनेट के प्रचार से आकर्षित हुए थे और वो वापस फिर सोसाइटी में आ गए। तो ये बहुत जरूरी है। ये पूरे विश्व में डी रेडिकलाइजेशन का अटेम्प्ट चल रहा है, और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में इसे एक नए सिरे से लेना पड़ेगा। सिर्फ ये पुलिस एजेंसीज पे नहीं छोड़ सकते हैं, समाज में, कॉलेजेस में, समाज के विभिन्न वर्ग में इसे ये करना पड़ेगा, टीवी चैनल्स पे बताना पड़ेगा, क्योंकि ताकि हमारे यूथ ऐसे पे नहीं। देखिए, आप एक चीज और कहना चाहूंगा कि 9/11 में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, पायलट्स इन्वॉल्व थे, जर्मनी में ट्रेनिंग हुई थी। तो इसलिए ये एक विश्व के सामने एक खतरा है, जिससे लड़ने के लिए हमें डी रेडिकलाइजेशन को और पुख्ता करना है और उसके तरीके ढूंढने हैं, ताकि और ऐसे वर्ग जो हैं आकर्षित नहीं हो। बड़ी बात है ये। एक तो इस पूरे मामले में इंसाफ, और दूसरा जो बड़ा खतरा इस समय पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिख रहा है, उसको लेकर भी कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।